नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी अब चर्चा चल निकली है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना चुनाव क्षेत्र बदल सकते हैं, क्या वो बनारस छोड़ सकते हैं। मैं स्मृति ईरानी की बात नहीं कर रहा हूं। जिस तरीके से, जिस आक्रामक तरीके से कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने चुनाव प्रचार अभियान को आगे ले जाना चाहती है और खासकर अजय राय को, बनारस के नेता हैं अजय राय, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद से कांग्रेस पार्टी अचानक से जिस तरीके से चर्चा में आई है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी खलबली है। और जिस तरीके से लगातार कांग्रेस के नेता बयान दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनारस छोड़कर भागना पड़ेगा अगर प्रियंका गांधी आ जाती हैं चुनाव लड़ने के लिए बनारस से, तो अमेठी से अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं तो स्मृति ईरानी को छोड़कर चले जाना पड़ेगा। लेकिन रायबरेली का क्या होगा, क्योंकि रायबरेली एक बहुत अहम सीट है कांग्रेस पार्टी के लिए। सोनिया गांधी अभी रायबरेली सीट का प्रतिनिधित्व करती हैं। सोनिया गांधी इसको अपने पास रखना चाहेंगी या फिर वो प्रियंका गांधी को या राहुल गांधी को या किसी और को उत्तराधिकारी के तौर पर आगे बढ़ाना चाहेंगी राहुल गांधी, माफ कीजिएगा, रायबरेली की सीट से। लेकिन जो सवाल है वो ये है कि क्या बनारस की सीट अब नरेंद्र मोदी के लिए निष्कंटक नहीं रह गई है? क्या अब उसमें कांटे उगने शुरू हो गए हैं? बहुत सारे खेल हो रहे हैं राजनीति के और आपको थोड़ी सी हैरानी हो सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, क्योंकि नीतीश कुमार पिछड़े नेता, बड़े पिछड़े नेता, लालू यादव और नीतीश कुमार की गिनती सबसे बड़े पिछड़े नेताओं में होती है। लेकिन जो नीतीश कुमार की अपनी जाति है, कुर्मी जाति से आते हैं वो, तो नीतीश कुमार की अपनी जाति की जो आबादी है वो बहुत ज्यादा है। मिर्जापुर, चुनार, बनारस, भदोही, इन इलाकों में सोनेलाल पटेल का गढ़ माना जाता था। अपना दल वहीं खड़ा हुआ और वहीं से राजनीति करती हैं अनुप्रिया पटेल। और अनुप्रिया पटेल के अपना दल के साथ तालमेल जो भारतीय जनता पार्टी का है, जो आपसी समझदारी है, उसके पीछे जो बड़ी वजह है, जो बिग फैक्टर है, वो ये कि कुर्मी वोट की तादाद बनारस में बहुत ज्यादा है। बनारस जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव क्षेत्र माना जाता है और वहां मतलब समझिए कि अगर बाहरी लोगों की और बनारस के लोगों की भी मिला दें तो वो 20 से लगभग 25-26% तक वहां कुर्मी वोट बैंक है और ये बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर इसको चुनार, मिर्जापुर, भदोही तक ले जाते हैं, इधर अगर मुगल सराय चले जाते हैं जिसको अब दीनदयाल उपाध्याय नगर कर दिया गया है, तो फिर जो है चंदौली, चकिया चंदौली का जो इलाका है, बहुत ज्यादा आबादी हो जाती है। और ऐसे में अगर नीतीश कुमार, जैसी कि एक चर्चा उड़ी थी और नीतीश कुमार ने इसको खारिज भी नहीं किया कि फूलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, फूलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है जवाहरलाल नेहरू की कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है, वहां से चुनाव लड़ा करते थे, तो इसका एक अपना सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस भी है। आप सब जानते होंगे कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में अपने लिए एक महत्वपूर्ण जगह चाहते हैं। वो चाहते हैं कि या तो उनको संयोजक बनाया जाए या चुनाव समिति का प्रमुख बनाया जाए, उनको कुछ एक प्रमुख ओहदा दिया जाए। और अगर इंडिया अलायंस तय करता है कि वो फूलपुर से अपनी दावेदारी लोकसभा की पेश करें, फिर उत्तर प्रदेश का समीकरण जिस तेजी से बदलेगा इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत सोचना पड़ जाएगा, क्योंकि तब इन इलाकों में सीधे सीधे ओबीसी, दलित, माइनॉरिटी बनाम सवर्ण और ओबीसी की कुछ जातियों के बीच लड़ाई हो जाएगी और पोलराइजेशन, जो ध्रुवीकरण है, जो धार्मिक ध्रुवीकरण, वो दीवार गिरेगी नीतीश कुमार के दावेदारी से। तो जो सवाल है वो ये कि क्या नरेंद्र मोदी और बनारस का जो रिश्ता, जो चुनावी रिश्ता है, न किसी ने बुलाया है न भेजा है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है, ये जो डायलॉगबाजी है, इस डायलॉगबाजी के बरक्स क्या वाकई कांग्रेस पार्टी एक गंभीर चुनौती पेश करना चाहती है? पहला सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी चुनौती पेश करना भी चाहती है नरेंद्र मोदी के सामने? क्योंकि अगर
अगर बनारस से वाकई एक बड़ी चुनौती पेश की जाती है, गंभीर चुनौती पेश की जाती है नरेंद्र मोदी के सामने, तो इंडिया गठबंधन के तकाजों के बावजूद एक साझे उम्मीदवार के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वो जो दावेदारी है वो होगी। और ये बड़ा मुश्किल होगा बनारस के मतदाताओं के लिए चुनना या किसी को खारिज करना, और बड़ी सीधी लकीर होगी नरेंद्र मोदी और इंडिया अलायंस के बीच में। तो जो राजनीति है, जिस तरीके से राशिद अल्वी का बयान आया है और इसके पहले और भी नेताओं का बयान आया था, अजय राय का अपना बयान आया था कि हम नरेंद्र मोदी और जो बाकी बड़े लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, हम उनको हराना चाहते हैं, राजनाथ सिंह को हराना चाहते हैं, हम नरेंद्र मोदी को हराना चाहते हैं। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी, एक सवाल इसलिए भी आता है कि कुछ जो खबरें हैं वो तमिलनाडु से आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के लिए एक सीट खोजी गई है तमिलनाडु के रामनाथपुरम की। वो चाहते हैं, लगातार उन्होंने तमिलनाडु के कई दौरे किए हैं पिछले कुछ वर्षों में। आपको याद होगा जब शी जिनपिंग आए थे तो उनको भी चेन्नई ले गए थे। तो अगर नरेंद्र मोदी दक्षिण में अपने प्रभुत्व को, अपने असर को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो क्या वो ये जोखिम लेंगे कि रामनाथपुरम या कोई किसी ऐसी सीट से लड़े? क्योंकि दक्षिण के इकलौते राज्य कर्नाटक में बीजेपी की हालत बहुत खराब है और बजाय उसका विकास होने के, विस्तार होने के, भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में सिकुड़ती चली गई है। तेलंगाना में चुनाव होने वाले, तेलंगाना में उसकी दावेदारी जरूर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उससे ज्यादा बड़ी दावेदार है तेलंगाना में केसीआर के सामने। तो नरेंद्र मोदी क्या बनारस छोड़ेंगे? पहला सवाल तो यह है। दूसरा सवाल यह है कि अगर बनारस छोड़ने की स्थिति बनती है तो फिर क्या वो दक्षिण जाएंगे या फिर गुजरात जाएंगे? वडोदरा उनकी पसंदीदा सीट रही है। तीसरा सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे, कि वो बनारस की सीट से भी चुनाव लड़े और तमिलनाडु की सीट से भी किसी सीट से चुनाव लड़े? राहुल गांधी ये प्रयोग कर चुके हैं अमेठी में, जब उनको लगा कि हार हो सकती है तो वायनाड चले गए, केरल चले गए, और यही क्लेम है स्मृति ईरानी का कि मेरी वजह से भागना पड़ा राहुल गांधी को। आपको बता दें कि 1977 से लेकर 2019 तक अमेठी की जो सीट रही है वो कांग्रेस पार्टी की सीट रही है। संजय गांधी वहां से पहला चुनाव लड़े थे और उसके बाद वो अमेठी की सीट जो है वो राजीव गांधी वहां से सांसद रहे, राहुल गांधी वहां से सांसद रहे, संजय सिंह वहां से सांसद रहे। संजय सिंह कांग्रेस में हुआ करते थे, वो राजा अमेठी उनको कहा जाता था वो। तो कैप्टन सतीश शर्मा वहां से सांसद रहे। तो कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। तो क्या कांग्रेस पार्टी रिक्लेम करना चाहती है उत्तर प्रदेश की राजनीति को? यह सवाल है। और इस रिक्लेम के बरक्स जो दूसरा सवाल है वो ये कि क्या नरेंद्र मोदी को अनकंफर्टेबल, असहज करना चाहती है कांग्रेस इंडिया अलायंस की मजबूती के साथ? अगर नरेंद्र मोदी को 2 सीटों पर चुनाव लड़ने पर मजबूर कर देती है कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस के लोग, या फिर नरेंद्र मोदी बनारस छोड़कर किसी और सीट को चुनने पर मजबूर होते हैं या उनका अपना चयन होता है, तो इसकी मैसेजिंग बहुत बड़ी होगी। तो यह चर्चा चल तो निकली है, ये अंजाम तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, कुछ और इसका होगा, ये फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये चर्चा चल तो निकली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और स्मृति ईरानी के लिए स्थितियां जो हैं 2024 में उतनी आसान नहीं रह जाएंगी जितनी 2014 या 2019 में थी। उन्हें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और अगर इंडिया अलायंस की सूरत बनती है, साझे उम्मीदवारी की सूरत बनती है, तो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी को लड़ना पड़ेगा। दोनों चुनाव वो लगभग बिना लड़े हुए जीत गए थे, लेकिन अगर इंडिया अलायंस मजबूत दावेदारी पेश करता है और अगर कहीं प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी या राहुल गांधी इसमें या नीतीश कुमार खुलकर नरेंद्र मोदी के आमने सामने आते हैं, मैं उम्मीदवारी की बात नहीं कर रहा हूं, अगर वो खुलकर प्रचार करने भी पहुंचते हैं और इसको करो या मरो का मुद्दा बना लेते हैं, जीत हार का प्रश्न बना लेते हैं, तो फिर नरेंद्र मोदी के लिए, स्मृति ईरानी को छोड़ दीजिए, नरेंद्र मोदी के लिए भी एक असहज स्थिति होगी। और फिलहाल इसके बारे में चर्चा चल निकली है। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक जरूर कीजिए।
और ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट, मैं अपने साथ ज़रूर नहीं लगाऊंगा, आप चाहें तो ज़रूर फॉलो कीजिए। नमस्कार।